जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बायो की क्लास में। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट तक, ठीक है। आज लेक्चर नंबर 2 है, बायो लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, बायो की क्लास। आज हम टॉपिक्स को कवर करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करेंगे, और भी बाकी टॉपिक्स हम आगे देखते चलते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। जैसा कि आप पुराने नोट्स देख सकते हैं, अभी हमें 3 मेन टॉपिक्स डिस्कस करने हैं आगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने फिनिश कर लिया है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट हमने फिनिश कर लिया है। न्यूट्रिशन इन एनिमल आज डिस्कस करना है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन भी आज डिस्कस करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्लास पे। हमने लास्ट क्लास साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तक कवर किया था। अब आगे देखते हैं आज न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। ये तो हम छोटी क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हर्बीवोरस किसे कहते हैं, कार्निवोरस किसे कहते हैं, ओमनीवोरस किसे कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें तो छोटी क्लासेस से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। मतलब कि प्लांट एनिमल्स में 3 प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस की कैटेगरी में रखते हैं। जो एनिमल खाते हैं उन्हें हम कार्निवोरस की कैटेगरी में रखते हैं। जो एनिमल्स दोनों चीज़ खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं, उन्हें हम ओमनीवोरस की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, हॉर्स, शिप, एस, ऑक्स, ये हर्बीवोरस कैटेगरी में। लायन, टाइगर, फ्रॉग, लिजर्ड, ये आपके कार्निवोरस कैटेगरी में। मैन, डॉग, मतलब हम इंसान दोनों चीज़ खाते हैं, ह्यूमन बींग्स दोनों चीज़, मतलब कि प्लांट भी खाते हैं, मतलब कि हरी सब्जियां भी खाते हैं एक तरह से, और एनिमल्स मांस मच्छी भी खाते हैं। तो हम आगे अब टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं आगे। तो अब एक बहुत सही टॉपिक्स आने वाला है, मतलब कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो हमारा 5 भागों में डिवाइड किया गया है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो इन 5 प्रोसेस से ही अपने खाने को डाइजेस्ट करता है। पहले वो उसे अंतग्रहण करता है, खाने को लेता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, डाइजेशन करता है, पाचन करता है, प्रोसेस चेंजिंग कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बनाता है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस किए हैं। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण है जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग में डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे खूनों में पहुंचाया जाता है, ठीक है। अवशोषण उसे कहते हैं, एब्जॉर्प्शन जिसे हम कहते हैं। एसिमिलेशन, स्वंगीकरण, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन, जो डाइजेस्टेड फूड है उनके द्वारा हमें कुछ एनर्जी तो मिलेगी, तो उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। इजेशन कहते हैं, अब जो कि हमने जो डाइजेस्टेड फूड था उससे एनर्जी ले ली, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है, अनडाइजेस्टेड फूड, उसको हमें अपनी बॉडी से निकालना है, उसे कहेंगे इजेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं एक न्यूट्रिशन इन एनिमल पे डिस्कस कर रहे हैं, तो अब एक एनिमल को डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिसका न्यूट्रिशन इन एमोबा, ठीक है। न्यूट्रिशन इन एमोबा, जैसा कि आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे, एमोबा किस प्रकार से मतलब किस प्रकार से वो 5 डाइजेशन कर रहा है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। एमोबा भी उसी प्रकार से डाइजेशन कर रहा है, ठीक है। तो आप जैसा कि फिगर में देख पा रहे होंगे, एमोबा कौन सा न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, होलोजोइक होता है। एमोबा यूनिसेलुलर होता है, और ये अपने फूड को कहाँ से लेता है, सूडोफोडिया से अपना फूड कैप्चर करता है। सूडोफोडिया जैसा कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, ठीक है। डाइजेशन क्या होता है, ये फूड वोकल से अपना डाइजेशन अकर करता है, मतलब जो भी एमोबा में डाइजेशन होता है वो फूड वोकल से होता है। तो एमोबा के बारे में उतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत जानते रहिए बस, ठीक है। इसमें जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम उस पर डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन, पहले तो हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस पहले हमारे मुंह से, माउथ से, फिर ऑसोफेगस, जो ये फूड पाइप्स होती हैं,
मतलब जहाँ से खाना हमारे शरीर में नीचे जाता है स्टमच के पास। स्टमच से जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। हम इसको इंजेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्बेशन, एसिमिलेशन और इजेशन के फॉर्म में ना समझते हुए हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे आपको आसानी होगी पॉइंट्स को समझने में भी। और हम उसी पॉइंट्स में इंजेशन, डाइजेशन और जो पाँचों हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के मतलब डाइजेशन के जो पाँचों वो हैं स्टेप्स, हम उनको कवर कर लेंगे। देखिएगा, ग्लैंड्स पहले आप देखिए, ग्लैंड्स कौन कौन सी ह्यूमन डाइजेशन में मदद करेंगी, क्योंकि ग्लैंड्स पहले से पता रहनी चाहिए। सैलिवरी ग्लैंड है, स्लेवरी ग्लैंड है, लीवर है, पेनक्रियास है। ठीक है, ये 3 प्रकार की ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियाँ, जो कि मदद करेंगी ह्यूमन डाइजेशन में। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आगे एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। ठीक है, मतलब कि खाना नीचे जैसे ही हम माउथ से लेते हैं तो पहले एलिमेंट्री कैनाल ही आता है, आहार नाल। ठीक है, इट इज़ अ लॉन्ग कोलॉइड ट्यूब स्प्रेड फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ, मुंह से एनस, एनस सबसे आखिरी पार्ट होगा ह्यूमन डाइजेशन का, अभी उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। मुंह से एनस तक जो पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल फैला है उसे ही हम एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल कहते हैं। 8 से 10 मीटर ये लंबा होता है। जान सकते हैं 8 से 10 मीटर कितना लंबा होता है, बॉडी में किस प्रकार स्ट्रक्चराइज किया गया है, किस प्रकार ये फैला है, आप सोच सकते हैं। इट हैज़ वेरियस पार्ट, इसके कई पार्ट्स होते हैं, अब उसी को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अब 8 से 10 मीटर फैला है तो उसमें कई पार्ट्स तो होंगे ही। ठीक है, जैसे कि ओसोफेगस भी होगा, उसी में कहीं पेनक्रियास से भी कुछ नली जाती हैं, वो भी होंगी, कुछ ना कुछ तो होंगे ही, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। माउथ एंड बकल कैविटी डिस्कस करते हैं। मुख गुहा जिसे हम कहते हैं, बकल कैविटी को मुख गुहा कहते हैं। 2 लिप्स ओपन इन द स्ट्रक्चर कॉल्ड माउथ एंड बकल कैविटी। लिप्स जो ओपन रहते हैं उन्हें हम जाहिर सी बात है माउथ ही कहते हैं। इट हैज़ अ टंग एंड टीथ, टंग और टीथ होते हैं। इन माउथ सैलिवा इज सीक्रेट्स फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड से, मतलब स्लाइवा से आपका सीक्रेट होता है सैलिवरी ग्लैंड से। ठीक है, जो आपका स्लाइवा होता है वो सैलिवरी ग्लैंड से ही सीक्रेट होता है। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड के हम तीन पेयर्स होते हैं। ठीक है, स्लाइवा कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेसिस एंड पैटेलिन। स्लाइवा में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, सैलिवरी एमाइलेसिस और पैटेलिन। ठीक है, द एंजाइम प्रेजेंट इन स्लाइवा कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, मतलब कि स्लाइवा में एक तरह का स्लाइवा एंजाइम है, और एंजाइम का काम होता है कि वो किसी भी पदार्थ को किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो स्टार्च से ये शुगर में कन्वर्ट करता है, स्लाइवा आपका स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट करता है। तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फेरेंक्स। ठीक है, इट इज़ अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विथ ओपन इनटू बोथ विंड पाइप एंड फूड पाइप। ये एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जहाँ से हम हवा सांस लेते हैं उस नली में भी ये खुलता है, और जहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं उस नली में भी ये खुलता है। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ फेरेंक्स इनटू द फूड पाइप्स इज कॉल्ड गुलेट्स। जो फूड पाइप्स में इसका ओपनिंग होता है उसे हम गुलेट कहते हैं, मतलब फेरेंक्स जो ओपनिंग होती है फूड पाइप्स में उनसे गुलेट कहते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे ओसोफेगस, जिसे ग्रस्ट नली कहते हैं। फूड पाइप्स भी ओसोफेगस कहते हैं। ये लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये। और इसमें क्या होता है, इसमें पहले फूड आता है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार की एक मूवमेंट्स पाई जाती हैं, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन मूवमेंट। मतलब जब खाना आता है तो खाने को लिया जाता है, मतलब कि ओसोफेगस में कुछ इसी प्रकार से स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, नली इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, जैसे खाना इस पार्ट में आएगा तो एक्सपेंशन होगा, ओसोफेगस थोड़ा फैलेगा। ठीक है, जैसे खाना नीचे जाएगा ओसोफेगस कंट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, इस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टमच। अब इसी में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी में हमारा 5 पॉइंट डिस्कस हो रहा है। इंजेशन, डाइजेशन जैसे हमारा जो भी पॉइंट्स हैं वो इसी में डिस्कस हो रहा है, लाइन से डिस्कस कर रहे हैं। स्टमच देखते हैं। स्टमच इट इज़ प्रेजेंट लेफ्ट साइड इन एब्डोमेन। ठीक है, लेफ्ट साइड एब्डोमेन के प्रेजेंट है। ठीक है, वॉल ऑफ स्टमच हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड विच सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस।
स्टमच के वॉल्स पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये नोट करने वाली बात है, स्टमच के जो वॉल्स होते हैं उस पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड से हमारा गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। और गैस्ट्रिक जूस के हमारे तीन एंजाइम होते हैं। गैस्ट्रिक जूस के कितने एंजाइम होते हैं? 3 एंजाइम। HCl होता है और हमारे 2 और पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है। तो हम HCl डिस्कस कर देंगे पहले। ये फूड को थोड़ा एसिडिक बनाता है। इसका pH 1.2 के अप्रॉक्सीमेटली होता है। ठीक है, ये फूड जो हम खाते हैं जो पहुंचता है स्टमच तक, जिसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, उस बैक्टीरिया को किल करने का काम हमारा HCl करता है। बैक्टीरिया को किल करने का काम हमारा HCl करता है। ठीक है, पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन हमारा प्रोटीन को पेंटॉन्स में ब्रेक डाउन करता है। पेप्सिन प्रोटीन को हमारा पेंटॉन्स में ब्रेक डाउन करने का काम पेप्सिन करता है। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस हमारे स्टमच के लेयर को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि कभी कभी ज़्यादा मात्रा में HCl का प्रभाव HCl कभी फैलता है तो वो म्यूकस हमारा प्रोटेक्ट करता है स्टमच को, कि वो उसका प्रभाव हमारे स्टमच पे ना पड़े। ठीक है, अब ड्यूडेनम देखते हैं। ये एक सी लाइक स्ट्रक्चर होता है ड्यूडेनम, या जैसा कि आपको फिगर में भी दिख जाएगा। ठीक है, ये सी लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप अपनी बुक में फिगर देख सकते हैं। ये पहला पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट पूछा जाएगा तो उसे ड्यूडेनम कहेंगे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम कहेंगे। ठीक है, इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज। पेनक्रियाज और लीवर से जो सिक्रेशन होता है वो यही रिसीव करता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ये होता है ड्यूडेनम, और जो लीवर से और पेनक्रियाज से सिक्रेशन होता है वो भी यही रिसीव करता है। ठीक है, अब लीवर के टॉपिक को हम देख लेते हैं। सबसे जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड होती है वो लीवर है। ये करीबन 1.5 किलो की इसका वेट होता है। ये बाइल जूस सीक्रेट करता है। बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में। ठीक है, ये ध्यान देना बात। और लीवर कौन सा गैस जूस सीक्रेट करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है। और बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में। ठीक है, बाइल जूस के टॉपिक को भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। बाइल जूस का नेचर क्या होता है? बाइल जूस एल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, बाइल जूस एल्कलाइन नेचर का होता है और ये फूड को एल्कलाइन और न्यूट्रलाइज करता है। एल्कलाइन करता है, न्यूट्रलाइज करता है फूड को, और ये हेल्प करता है फैट को इमल्सिफिकेशन करने में। ठीक है, फैट्स का इमल्सिफिकेशन कौन करता है? बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गाल ब्लैडर्स में। बाइल जूस किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की और आगे आते हैं। इमल्सिफिकेशन का टॉपिक भी देखते हैं। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? बाइल जूस क्यों फैट्स को इमल्सिफिकेशन में कन्वर्ट करता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ग्लोबुल्स इनटू स्मॉलर ग्लोबुल्स बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। काफ़ी ज़्यादा शरीर में फैट्स हो जाना है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा शरीर में फैट्स हो जाना, ये सब स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम जो होता है इमल्सिफिकेशन करता है। मतलब कि फैट्स को छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, पेनक्रियाज, अग्नाशय। ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। पेनक्रियाज हमारी सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और ये मिक्स ग्लैंड होती है एक तरह से। इसमें हार्मोन्स भी पाए जाते हैं और एंजाइम भी पाए जाते हैं। पेनक्रियाज हमारा पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है। पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है, इसमें हार्मोन्स भी होते हैं और एंजाइम भी होते हैं। ये मिक्स ग्लैंड होती है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है। पेनक्रिएटिक जूस में हमारे 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, ट्राइप्सिन और लिपस। ये 3 प्रकार के एंजाइम हमारे पेनक्रिएटिक जूस में पाए जाते हैं। अब जैसा कि हार्मोन्स भी सीक्रेट करता है, एंजाइम की तो बात हमने कर लिया है। एंजाइम हमारे 3 होते हैं, एमाइलेज, ट्राइप्सिन और लिपस इसमें। ठीक है, हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? इंसुलिन, ग्लूकोजन और सोमेटोस्टैटिन होता है। ठीक है, ये हमारा 3 प्रकार का एंजाइम और 3 प्रकार का हार्मोन्स इसमें पाया जाता है। तो हम आगे डिस्कस करते हैं एंजाइम के टॉपिक को। एमाइलेज के होते हैं। एमाइलेज ये हेल्प करता है डाइजेशन इन स्टार्च। स्टार्च के डाइजेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? एमाइलेज। ठीक है, ट्राइप्सिन क्या होता है? ट्राइप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। स्टार्च के डाइजेशन में एमाइलेज, प्रोटीन ट्राइप्सिन के डाइजेशन में हेल्प करता है। हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द इमल्सिफाई फैट। और फैट के डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? लिपस।
ठीक है, लिपस फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि सबसे मेन टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये मेन रीजन है, ठीक है, फॉर एब्जॉर्बेशन ऑफ डाइजेशन। अब हम एब्जॉर्बेशन तक पहुंच गए हैं, मतलब कि 5 जो श्रेणियां थी उसमें से हम एब्जॉर्बेशन के टॉपिक तीसरी श्रेणी पे पहुंच चुके हैं। इंजेशन खत्म हो गया, डाइजेशन खत्म हो गया और अब एब्जॉर्बेशन पे आ गए। इसके बाद एसिमिलेशन होता है, फिर इजेशन होगा। ठीक है, यही मेन पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन फूड डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है। इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा जूस सिक्रेट करता है? इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टिनल जूस कंटेन एन एंजाइम। इंटेस्टिनल जूस में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो कि कुछ चीज़ों को कन्वर्ट किस फॉर्म में करते हैं वो हमें देखना होगा। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो स्टार्च का डाइजेशन शुगर फॉर्म में करता है, प्रोटीन का अमीनो एसिड के फॉर्म में कर देता है, फैट का फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल में कर देता है। ठीक है, ये एंजाइम जो इंटेस्टाइनल एंजाइम होता है इसका काम यही इन सब फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन होता है जिसको कि स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर किया जाता है, उसको विली कहते हैं। ठीक है, तो ये विली किस चीज़ में हेल्प करता है? विली इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ सके। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है। ये एब्जॉर्ब करता है वाटर, एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से जो वाटर वाला पार्ट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हेल्प करता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो किसी भी फॉर्म में होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प करता है रिमूव करने में। और जो अभी हमने शुरू में ही पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट हो गया एनस तक जाता है। तो लास्ट जो टॉपिक होगा हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को वो हमारा एनस ही होगा। एनस लास्ट टॉपिक। इट इज़ एन ओपनिंग टू विच अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। ये एक तरह की ओपनिंग है, मतलब कि लास्ट ओपनिंग है, माल द्वार है। ठीक है, जहाँ से हमारे अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है एक प्रकार से। लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। एनस हमारा अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर देता है। और जो ह्यूमन डाइजेस्टिव का जो मेन टॉपिक है, एक छोटा सा मेन टॉपिक है टीथ के बारे में। ह्यूमन टीथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ह्यूमन टीथ ये छोटा सा टॉपिक है, इसको बस डिस्कस करना है। ठीक है, ह्यूमन टीथ। वैसे तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम उतना ही है, ये अलग से टॉपिक है। जो मिल्क टीथ होते हैं ये 6 से 8 साल के ईयर में फॉल होते हैं, मतलब 6 से 8 साल की ईयर में गिरते हैं। जो मिल्क टीथ की संख्या होती है, मतलब दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। ठीक है, 6 से 8 साल की उम्र में ये गिरते हैं और इनकी संख्या 20 होती है। जो परमानेंट टीथ होते हैं हमारे 32 होते हैं। परमानेंट टीथ हमारे 4 फॉर्म्स में डिवाइड किए गए हैं, इंसाइजर, कैनेसिस, परमोलर, मोलर फॉर्म में। ठीक है, इंसाइजर 4 होते हैं हमारे। ठीक है, इंसाइजर हमारी कटिंग और बीटिंग के लिए हेल्प होते हैं। ये शार्प एजेस टीथ होते हैं। कैनेसिस हमारे दो होते हैं। ठीक है, ये यूज़ होते हैं ग्रिप्सिंग एंड टीयरिंग के लिए। पॉइंटेड टीथ होते हैं। और हमारा जो परमोलर होता है वो 4 होता है। ठीक है, यूज़ एज ग्राइंडिंग एंड चेइंग। एंड फ्लैट टीथ होता है, ये थोड़ा फ्लैट होता है, दबाव होता है। ठीक है, मोलर हमारे नंबर ऑफ 6 होते हैं। ठीक है, ये ग्राइंडिंग और चबाने में मदद करते हैं। ये वाइड सरफेस में होते हैं। ठीक है, ये 4 होते हैं। ठीक है, जैसा कि ये नीचे के मतलब कि तो ठीक है, ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये एक साइड के मतलब कि ये जो 4 ये इनकी संख्या है, ये नीचे वाले दांत की पूरी संख्याएं हैं, मतलब ये पूरे 16। अब इसी तरह ऊपर भी 16 रहते हैं। ठीक है, ये इन्हीं नंबर्स के फॉर्म में जितने ये नीचे रहेंगे जितने ही ऊपर भी रहते हैं, तो 16 दूना 32 दांत होते हैं टोटल ह्यूमन्स में। डेंटल प्लेक्यू एक टॉपिक है, डेंटल प्लेक्यू।
मतलब हमारे दाँत कभी कभी क्या होता है कि हम रेगुलर उनको साफ़ नहीं करते हैं, तो हमारे दाँत में जो पीले कलर के ये लेयर पड़ने लगते हैं, जो बैक्टीरिया होता है उसे हम डेंटल प्लेक्यू कहते हैं, ठीक है, उसे हमें डेंटल प्लेक्यू कहते हैं, ठीक। तो आज का जो यह टॉपिक था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, वो टॉपिक भी हमारा फिनिश हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद कई और टॉपिक्स आएंगे जिसमें कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स प्लांट्स में कैसे होते हैं, जाइलम और फिलोएम के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जिस प्रकार ये नोट्स बनाया जा रहा है उस प्रकार आप लिखते रहिए। एक बार मैं आपको पूरा नोट्स शो कर दे रहा हूँ शुरू से। आप नोट्स से एक बार फिर से देख लीजिए, जिस प्रकार लिखाया गया है उस प्रकार आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक। यहाँ पे हमारा हमने सेल का टॉपिक कवर किया था, फिर लाइफ प्रोसेस का टॉपिक कवर किया था, फिर मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, उसके टाइप्स को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। फिर हमने फोटोसिंथेसिस मतलब लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं उसको डिस्कस किया था, फूड्स के टॉपिक डिस्कस किया था, न्यूट्रिशन के टॉपिक्स को डिस्कस किया था, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक्स न्यूट्रिशन के टॉपिक को डिस्कस किया था, ठीक। फिर इसके बाद हमने हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के और भी पार्ट्स को डिस्कस किया था, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के टॉपिक्स को डिस्कस किया था डिटेल में, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, चलिए क्लोज स्टोमेटा हमने डिस्कस किया था, ओपन स्टोमेटा और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जैसे फिगर के माध्यम से भी हमने समझा था, ठीक है। न्यूट्रिशन इन एनिमल भी डिस्कस किया, उसके पूरे पार्ट्स को डिस्कस किया। फिर 5 प्रकार के जो हमारे पाचन तंत्र होते हैं उनको भी डिस्कस किया, ठीक है, किस किस प्रकार वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इन एमोपा डिस्कस किया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, वो एक एक प्रोसेस को डिस्कस किया इसमें। तो यहाँ से पूरा टॉपिक्स कवर हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट आगे वाले टॉपिक्स में हम रेस्पिरेशन के टॉपिक्स को कवर करेंगे, बहुत डिटेल होने वाला है लेक्चर रेस्पिरेशन का, क्योंकि बायो में आपके थ्योरी ही ज़्यादा मेन रहता है, ठीक है। बायो में पूरा टॉपिक्स आपका थ्योरी से ही आता है, ठीक। तो यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक था टीथ के बारे में हमने जाना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।